हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो मेडिएवल हिस्ट्री चल रहा है, तो इस प्लेलिस्ट का ये समझिए कि ये चौथा लेक्चर है। और चौथे लेक्चर में पहले तो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मैंने गुलाम वंश को पूरी तरह से कंप्लीट किया था, और मैप भी दिखाया था, और पूरी तरह से ओवरऑल पिक्चर भी दिखाया था आपको कि दिल्ली सल्तनत पे कितने वंश चलते हैं। उसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और इनके जो प्रमुख शासक हैं उनको मैंने बताया था, और इनका शासनकाल क्या रहता है ओवरऑल मैंने दिया था। उसके पहले मैंने आपको डिक्लाइन ऑफ राजपूत के बारे में बताया था, और उससे पहले हम देख चुके हैं मोहम्मद गोरी जो आक्रमण करता है, वो देखे रहते हैं, तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध, और कैसे फिर जो राजपूत राजवंश रहते हैं वहाँ पे उनका डिक्लाइन हो जाता है और यहाँ पे मुस्लिम सल्तनत की स्थापना होती है। ये मैंने आपको बता दिया था। और फिर उसके पहले हमने तुर्क आक्रमण में दो फेज में देखा था। अल्तबगिन रहता है, उसके बाद सुबुक्तगिन, उसके बाद मोहम्मद गजनवी आता है, उसके पहले अरबी आक्रमण हुआ रहता है। और अरबी आक्रमण का मैंने आपको प्रभाव भी बताया था, उससे पहले क्या हमारा मतलब कि सिचुएशन था उस टाइम में। और ये एक चार्ट के तहत मैंने बताया था कि मुस्लिम आक्रमण दो फेज में जो होते हैं। तो पहले आप देखेंगे अरबी आक्रमण होते हैं। अरबी में मोहम्मद जो बिन कासिम रहता है वो आता है। फिर तुर्की आक्रमण होते हैं, इस्लामी जो तुर्क रहते हैं उनका इस्लामीकरण होता है, और फिर वहाँ पे तुर्क जब इस्लामीकरण होता है तो सुबुक्तगीन, और उसके बाद मोहम्मद गजनबी, और फिर गजनबी साम्राज्य की स्थापना हुई रहती है ईरान वाले इलाकों में, अफगानिस्तान वाले। और फिर वहीं से आप देखेंगे कि गजनी साम्राज्य पर दूसरा वंश आ जाता है, संसवानी वंश करने लगता है। और संसवानी वंश का जो रहता है ये मोहम्मद गोरी रहता है, वो आक्रमण करता है। और फिर आक्रमण करता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका सेनापति रहता है उसको दे देता है, और वहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और पहला जो वंश चलता है गुलाम वंश चलता है। और उसके पहले मैंने आपको राइज ऑफ इस्लाम के बारे में बताया था कि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम क्या है, मोहम्मद साहब के बारे में बताया था, और ट्रेंड भी बताया था यूपीएससी में क्या ट्रेंड है क्वेश्चनों का, क्योंकि बिना जाने हम ट्रेंड को पढ़ना मतलब बेकार है, समझिए। तो इतनी चीज़ों को मैंने बताया आपको, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, और जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जो भी चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी याद रह पाएगा, बिना समझे याद नहीं रह पाता। तो इसी वजह से याद करने के लिए आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे खिलजी वंश के बारे में, और खिलजी वंश के बारे में ये भी समझिए एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये कंप्लीट होगा तो वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होगा, इसमें बहुत ही मतलब कि क्वेश्चन भी आता है, और यूपीएससी जो है यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, और जो पीसीएस वाले हैं तो उनको यहाँ से तो क्वेश्चन जरूरी ही मिलते हैं। तो ये यहाँ पे हमें देखना बहुत ही जरूरी है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बलबन की कैसे मृत्यु होती है, और फिर उसके बाद उसका जो पुत्र रहता है कैमूर से रहता है वो गद्दी पे बैठता है, और गद्दी पे बैठता है तो फिर जो जलालुद्दीन खिलजी रहता है, इसका समझिए एक इक़्तिदार रहता है प्रांतपति, वो इसके पुत्र तो अयोग्य रहता है, उसके पुत्र की हत्या करके फिर ये शासक गद्दी पे आ जाता है, वही हम देखेंगे। और यहाँ पे खिलजी वंश की स्थापना होती है। और जो खिलजी आप देखेंगे तो मतलब ये तुर्क की ही एक शाखा रहती है। तो तुर्क देखिएगा कि 64 जो जनजाति रहती है उसमें विभाजित रहते हैं तुर्क, और उसी की एक शाखा ये रहती है जो खिलजी रहते हैं। और ये अफगानिस्तान वाले इलाकों में खिलजी नामक क्षेत्र में ही रहते हैं, इस वजह से इनको खिलजी बोला जाता है। और ये जो मतलब तख्ता पलट होता है तो इसको खिलजी क्रांति भी बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर जलालुद्दीन खिलजी जो रहता तो ये जो रहता है ये 70 वर्ष मतलब बूढ़ा तो हो ही गया रहता है, 70 वर्ष की अवस्था में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है। और फिर ये जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्वीकार किया कि जो दिल्ली का मतलब राज्य का जो आधार होगा ये उसकी प्रजा होगी। युद्ध के बारे में भी इसकी राय अलग थी। मुसलमानों को जो था ये रक्त बहाने की आदत नहीं है, मतलब मुसलमान ऐसा नहीं है कि हमेशा रक्त बहाएंगे। अब ये बोलता है कि जनता का शासन होगा, मतलब जनता को सुप्रीम यहाँ पे बनाने की बात करता है, क्योंकि अब जनता जब तक सपोर्ट नहीं करेगी शासकों का तो वो कब तक मतलब चल सकता है शासन, वहाँ पे शासन उखड़ना ही है। और फिर होता क्या है मतलब कि ये तो बन जाता है शासक, और इसने एक नया विभाग भी बनाता है, दीवाने वकूफ का गठन करता है, जो कि आय व्यय का कागजात रखता है। मतलब कि अब कागजात भी होनी चाहिए, आपको पता भी होनी चाहिए कि कौन सा जो खर्च हुआ है कहाँ हुआ है और किस कार्य के लिए कितना खर्च दिया गया है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। और फिर होता क्या है इसके शासनकाल में आप देखेंगे कि किलोखरी को ये अपनी राजधानी बनाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, किलोखरी को अपनी ये राजधानी बनाता है। और फिर इसके शासनकाल में आप देखेंगे कि दिल्ली के एक संत रहते हैं, सिद्दी मौला को फांसी दे दी जाती है। तो अब यहाँ से मतलब दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो भी ये उलेमा लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं, तो ये सल्तनत काल के जो सुल्तान होंगे उससे ऊपर नहीं रहेंगे, इन लोगों को फांसी दी के मतलब एक मैसेज दिया जाता है यहाँ पे कि अब जो मेन शासक होगा वो सुल्तान ही होगा, ये बताया जाता है। फिर इसी के काल में आप देखेंगे कि दक्षिण भारत का अभियान होता है, और दक्षिण भारत का अभियान कौन करता है, इसका भतीजा और दामाद रहता है अलाउद्दीन खिलजी, ये दक्षिण भारत का अभियान करता है। और फिर ये दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि भिल्ला, मालवा, देवगिरी पर आक्रमण करता है, और इसको सफलता भी मिलती है। और यही सफलता के कारण फिर ये मतलब सफलता के कारण गंगा के तट पे ये मिलने आते हैं, जब ये
ये दक्षिण भारत से जीत के आते रहता है, जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है। और गंगा के तट पे क्या करता है कि कारामानिक में इनको मार देता है, मतलब गले मिलता है, ऐसे गले मिल के फिर क्या करता है कि वहाँ पे पीछे से छुरा भोंक देता है, वहाँ पे छुरा भोंक के इनकी हत्या कर देता है। और इनका जो ये रहता है, ये दामाद रहता है, इलाहाबाद में कर देता है हत्या इनकी, समझिए ये। और फिर अब क्या होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो रहता है ये शासक बन जाता है, और ये मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। और ये बहुत सारी रिफॉर्म भी करता है, मार्केट रिफॉर्म देखेंगे, सैनिक की व्यवस्था अच्छी तरह से करेगा, और बहुत सारी चीज़ें करेगा जो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके बचपन का जो नाम रहता है, ये समझिए कि अलाउद्दीन खिलजी का ये अली गुरसप रहता है। ये भी क्वेश्चन एक बार आया है, मतलब PCS एग्जाम में, तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें। और राज्याभिषेक जो करता है ये अपने, ये बलबन के ही राजमहल में करता है, बलबन के राजमहल में राज्याभिषेक कर देता है। और यह अपने आप को खलीफा का जो रहता है ये सहायक नियुक्त कर देता है, और यामीन उल खिलाफत की पदवी धारण करता है। और ये बहुत मतलब कि समझिए कि ग्रेडी रहता है, ये चाहता है कि जितना ये तुर्क वाला इलाका है जहाँ से ये तुर्की आए रहते हैं उनको भी जीतने का चाहता है, और वहाँ पे जो रहते हैं मंगोलों का शासन आ चुका है उनको हराना भी चाहता है, और एक नया धर्म भी चलाना चाहता था ये सब कुछ चाहता है। और दान उपहार जो रहता है और पेंशन के रूप में दी गई जितनी भी भूमि रहती है ये अमीरों से वापस ले लेता है, क्योंकि अब इसको चाहिए पैसा। देखिए इसके पास टोटली आपको समझना पड़ेगा क्या क्या समस्याएं रहती है। पहले तो इसके समस्याएं रहती है कि विद्रोह हो रहे थे, अभी भी विद्रोह बहुत ज़्यादा, पब्लिक अभी भी मानने को तैयार नहीं है मुस्लिमों को शासन को, और बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए फिर इसको सेना चाहिए, और सेना फिर कैसे आएगी, सेना आप अच्छे लेवल पे कैसे रख सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी की हालात सही हो। आपकी इकोनॉमी की हालत सही रहेगी तो फिर वहाँ पे टैक्स आएगा, टैक्स का पैसा आएगा तो फिर वहाँ पे आप सैनिक पे व्यय कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको पैसा चाहिए, और जहाँ जहाँ से पैसा आएगा वहाँ पे ये व्यवस्था करता है पैसा लेने की। तो पहला इसका विद्रोह होते रहता है, और दूसरा मंगोल भी आक्रमण पूरा यहाँ पे चरम सीमा पे था, और कितनी बार आक्रमण होगा। फिर तुगलक की स्थापना जब होगी तो देखेंगे तुगलक जो रहता है वो 27 बार वहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक मंगोलों को रोका रहता है। मंगोल मतलब पीक पे रहते हैं इस बार, इस टाइम में। तो फिर मंगोलों से भी लड़ाई है, तो मंगोलों से भी लड़ने के लिए क्या चाहिए आपको, सैनिक ही चाहिए। तो सैनिक फिर यहाँ पे भी चाहिए। और दूसरी बात है कि, तीसरी बात है कि फिर साम्राज्य तो भी विस्तार करना है। अभी भी साम्राज्य विस्तार उतना हुआ नहीं है, जो गुलाम वंश रहता है उतनी साम्राज्य विस्तार नहीं करता है, बिल्कुल साम्राज्य विस्तार नहीं करता है। ये आप देख भी सकते हैं, जो गुलाम वंश है तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये इतना छोटा इनका साम्राज्य रहता है, लेकिन खिलजी अब ये साम्राज्य विस्तार करेगा। और ये साम्राज्य विस्तार किसके दम पे कर पाता है, सैनिकों के दम पे कर पाता है। तो फिर सैनिक व्यवस्था मतलब इसको मजबूत करनी है, और मजबूत करनी है तो वहाँ पे पैसे चाहिए। और फिर इसके पास एक ये भी रहता है कि अमीर और जो उलेमा लोग रहते हैं उनको भी नियंत्रण करना है। देख रहे हैं कि वो शासकों को मरवा देते हैं, तख्ता पलट करवा देते हैं, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, अमीर और उलेमा के लिए भी आपको सैनिक ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उनके पास पैसा रहता है। तो सैनिक से मतलब तो कोई भी डरेगा। तो सैनिक व्यवस्था के लिए फिर इसको पैसा चाहिए होता है, और पैसे के लिए जो जो चीज़ें रहती हैं वो करवाता है। तो यही दान और उपहार, पेंशन में जितनी भी भूमि दी गई रहती है उनको वापस ले लेता है, और उसको क्या करता है कि खालसा भूमि में बदल देता है। खालसा भूमि मतलब जो सीधे रहेगा वो शासक के नियंत्रण में रहेगा, और शासक जो चाहेगा वो करेगा। शासक फिर करता क्या है कि वो भूमि को किसी को दे देता है और वहाँ से पैसा लेते रहता है। और भूमि जो दे देता है तो समझिए कि वो वहाँ पे सीधे जो सल्तनत है वहाँ से कनेक्टेड रहता है, और कनेक्टेड रहता है तो वहाँ पे साम्राज्य विस्तार भी होता है। और अमीरों के आपसी मेल जोल पे भी क्या करता है कि ये, और जो सार्वजनिक समारोह रहता है विवाह पर प्रतिबंध लगा देता है। तो अमीर जो रहते हैं ये आपस में गुटबाजी करते हैं, जैसे कि आप सामंती व्यवस्था में देखेंगे तो सामंत रहते हैं अपने अपने क्षेत्र में, और ये फिर क्या करते हैं, ये अपना वैवाहिक संबंध बना लिए। ये लोग तीनों मिल के मान लीजिए वैवाहिक संबंध बना लिया, चाहे दोस्ती कर लिए और मिल गए तीनों आपस में। और जो यहाँ पे सुल्तान है सेंटर में आप देखेंगे सुल्तान है, इसको ये लोग तीनों पलटने का कोशिश करते हैं और पलट देते हैं। तो ये सब व्यवस्था ये बंद करता है। कुछ अमीर जो है ये मिल जाएंगे तो फिर वहाँ पे सुल्तान को पलटना बहुत ईजी होगा। तो ये सब पे रोक ही लगा देता है, और विवाह पे भी प्रतिबंध लगा देता है कि अमीर अमीर ही विवाह नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें बंद करता है ताकि जो सुल्तान है उसका पद ऊपर रहे, और सुल्तान को मतलब कोई चैलेंज ना कर पाए यहाँ पे, मजबूत हो। और मद्यपान, भांग खाने एवं जुए खेलने पे भी प्रतिबंध लगा देता है। मद्यपान, भांग खाने, ये सब चीज़ें से क्या होगा कि जो सैनिक में युवा जाएंगे उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई रहेगी, और युवा पूरी तरह से समझिए कि नशेड़ी हो जाएंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि अफीम का व्यापार करते हैं, जैसे ब्रिटिश आते हैं तो चीन में अफीम का व्यापार करते हैं, पूरी तरह से मतलब वहाँ पे नशेड़ी बना देता है। और अपने यहाँ पे क्या किए रहते हैं ब्रिटिश जो ब्रिटेन में, वहाँ पे अफीम पर प्रतिबंध रहता है, क्योंकि जो युवा आबादी रहती है वो बर्बाद हो जाती है। वही चीज़ें यहाँ पे करते हैं, वो चीन में तो बर्बाद
करते रहते हैं, लेकिन यहाँ अपने यहाँ पे बंद रखते हैं। वही चीज़ें करता है ये मद्यपान जो भी रहेगा इस सब पे रोक लगा देता है। जैसे कि बाबर भी आएगा तो आप देखेंगे कि वो जब राणा सांगा से वहाँ पे युद्ध करना होगा तो इन सब पे प्रतिबंध लगा देता है। सैनिकों को कुछ चीज़ें लेनी ही नहीं है नशे वाली चीज़, और खुद भी त्याग देता है। बाबर भी बहुत बार नशेड़ी रहता है, हुमायूं भी नशेड़ी रहता है, लेकिन इन सब पे रोक लगा देता है। फिर राणा सांगा से युद्ध में जीतता है तो फिर वो लोग शुरू करते हैं वहाँ पे। और फिर इसकी इच्छा जो मैंने आपको बताया पूरी दुनिया जीतना चाहता था, इसीलिए ये सिकंदर सहानी, मतलब सिकंदर के बाद दूसरा जो शासक है ये है, क्योंकि सिकंदर भी पूरी दुनिया को जीता रहता है तो इसकी भी ये मानसा रहती है, जिसका मतलब है द्वितीय सिकंदर। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, द्वितीय सिकंदर इसकी बनने की इच्छा रहती है और नया धर्म भी चलाना चाहता है, लेकिन ये इसका मित्र रहता है वो मना करता है, तो फिर ये धर्म जो चलाने की इच्छा है उसको त्याग देता है। और फिर भू राजस्व जो सुधार है ये करेगा, क्योंकि अब इसको पैसे की ज़रूरत है। बिना पैसे के मतलब सैनिक उतना बड़ा हो नहीं सकता, और बिना सैनिक के आप मंगोलों से नहीं लड़ सकते, साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकते, विद्रोहों को नहीं दबा सकते, अमीर उलेमा है इनको नियंत्रण नहीं कर सकते। और पैसा के लिए फिर इसको उस टाइम तो इकोनॉमी का यही साधन है, समझिए भू राजस्व था, तो इसको भू राजस्व में सुधार करना पड़ेगा। तो भू राजस्व में सुधार करता है सर्वप्रथम जो रहता है मिल्क जो रहता है संपत्ति, और इनाम, और जो वक्त रहता है, वक्त मतलब आज भी देखेंगे वक्त भूमि बोला जाता है, उपहार दिया जाता है जिसमें कि धर्म प्रचार या फिर जो शिक्षा दी जाती है उसमें तो ये किया जाता है। तो उपहार में जितनी भी भूमि दी गई थी उनको वापस ले लेता है और खालसा भूमि में चेंज करा देता है। जितनी भी भूमियाँ दी गई रहती है दान में उन सबको ले लेता है और खालसा भूमि में चेंज कर देता है। और खालसा भूमि मतलब कि अब सीधे ये सुल्तान के नियंत्रण में है, जितना भी टैक्स आएगा तो सीधे वो सुल्तान के पास ही आएगा इसका टैक्स। और इससे क्या होगा कि मतलब जितनी भी इकोनॉमी है आपकी वो जुड़ पाएगी गाँव-गाँव तक, ये व्यवस्था करता है। और अमीरों और इक़्तेदारों के पास भी जितना समझिए कि पैसा बाकी रहता है, मतलब इक़्तेदार तो रहते हैं तो उनको पैसा वसूल के, इक़्तेदार मतलब समझिए कि सैनिक एक रहता है कि इनको सैनिक मेंटेन करना रहता है अपने एरिया में, और ये जो यहाँ के शासक होंगे, मान लीजिए कि ये जैसे मालवा को जीत गए तो मालवा को जीत गए तो फिर ये यहाँ का जो राजा रहेगा उन्हीं को शासक रहने देता है, लेकिन जितना भी मिलिट्री चीज़ें हैं वो ले लेता है। और यहाँ पे इक़्तेदार को जो सल्तनत काल के मतलब सुल्तान जो रहते हैं उसको नियुक्त कर देगा। मिलिट्री चीज़ें तो वो देखेगा यहाँ की इस क्षेत्र की, लेकिन जो रेवेन्यू से रिलेटेड है वो चीज़ें वहाँ के शासक को ही दे देता है। और ये रेवेन्यू मतलब जितना टैक्स है वसूल के इक़्तेदार को देंगे, इक़्तेदार फिर वहाँ पे सल्तनत काल के राजस्व में जमा कराएगा, ये सिस्टम रहता है। लेकिन अब जो इक़्तेदार रहते हैं तो बहुत सारी जो रेवेन्यू आई रहती है तो वो नहीं भी दिए रहते हैं, कुछ बाकी भी रहता है। तो ये सब करता है कि जितने भी अब रेवेन्यू आपकी बाकी है उसको चुकाओ। और अमीर भी मतलब समझिए उस टाइम तो बैंकिंग व्यवस्था उतनी नहीं थी, तो अमीरों को भी जब लोन चाहिए होता है तो वो सुल्तान से ले लिया करते थे, तो उनको भी बोला आप जितना भी पैसा लिए हो उसको भी चुकाओ। और इसके लिए एक मंत्रालय ही बना देता है, करता है कि मंत्रालय बना देता है ताकि इसके तहत इन सब पैसों को वसूला जा सके। और जितने भी दान पुरस्कार इनाम वक्त भूमि सबको ले लेता है, सबको लेके खालसा भूमि में बदलवा देता है। और फिर अब कराता क्या है कि उसकी भूमि जो रहती है उसका माप कराता है, क्योंकि बिना मापे समझिए कि अच्छे से टैक्स पता नहीं चल पाएगा कि इस इलाके में कितना टैक्स आता है, तो माप कराता है। और इसके लिए एक बिस्सा सिस्टम मतलब शुरू कराता है। और फिर इसके तहत बिस्सा सिस्टम जो रहता है मतलब ये भूमि नापने का एक समझिए एक मेजरमेंट है, जैसे आप बीघा एकड़ जानते हैं वैसे ही ये नाप कराता है। और नाप करा के फिर यहाँ पे टैक्स को बताता है कि इस इलाके से इतना टैक्स आएगा, चाहे कोई इलाका ज़्यादा उपजाऊ है वहाँ से ज़्यादा टैक्स लेंगे, कम उपजाऊ है तो कम टैक्स लेंगे। और जो टैक्स वसूलने के लिए एक मंत्रालय जो बनाता है समझिए दीवाने मुस्तक राज बना देता है, पद समझिए एक पद बना देता है मुस्तक राज का। और ये क्या करेगा पैसे को वसूलेगा। और फिर क्या करता है जो ये खूत रहते हैं मुकद्दम रहते हैं चौधरी जैसे ये मध्यस्थ रहते हैं बहुत सारे, आप जो जमींदार देखेंगे तो उस टाइम ये समझिए कि खूत मुकद्दम चौधरी ये लोग रहते हैं, ये मध्यस्थ रहते हैं। तो ये पहले किसान से लेंगे पैसा, फिर यहाँ पे खूत मुकद्दम जो चौधरी आएगा उसके पास पैसा आएगा, फिर ये सुल्तान के पास जाएगा। लेकिन ये जो सिस्टम रहता है इसको ये हटा देता है। अब क्या करना है जनता सीधे पैसा देगी सुल्तान को, क्योंकि जो मध्यस्थ होते हैं उसी की वजह से महंगाई बढ़ती है। तो समझिए महंगाई पे वही कंट्रोल कर पाएगा जो इन मध्यस्थों को हटाएगा। और मध्यस्थों को ब्रिटिश जब आएंगे तो उसमें भी देखेंगे हटाया जाएगा। और अकबर भी हटाता है, ये भी हटाता है, जो जो हटाया है समझिए उसकी इकोनॉमी वहाँ पे अच्छी हुई है। तो ये सिस्टम करता है। आज भी आप महंगाई देखेंगे तो महंगाई उतनी नहीं है जितना ये बिचौलिए बहुत पैसा खाते हैं। तो जब भी गवर्नमेंट को महंगाई कम करनी होती है तो वो बिचौलियों को हटा दीजिएगा तो महंगाई हो जाएगी। अब ज़मीन तो आप देखेंगे जो गेहूँ है तो वो 15 रुपये या फिर मान लीजिए 18 रुपये मिलेगी। आप गाँव में तो देखेंगे तो और कम में मिलती है, लेकिन आटा आपको 30 रुपये ऐसे मिलता है, 40 रुपये भी आप कहीं कहीं देखेंगे मिलता है। तो ये बीच वाले ही पैसा खा रहे हैं समझिए। और कहाँ जा रहा है पैसा, बीच वाले खा रहे हैं। तो ये होता है सिस्टम यहाँ पे, जितने बीच वाले को कम करिएगा उतना सस्ता होता है
प्रोडक्ट। जैसे कि आप मॉल की व्यवस्था देखेंगे तो मॉल में प्रोडक्ट इसी वजह से सस्ता मिलता है ताकि वहाँ पे मॉल सीधे किसानों से लेके चाहे जो कंपनी बनाई है उससे सीधे लेके मतलब कम जो मध्यस्थ रहते हैं वो आता है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। और फिर करता क्या है कि जो गंगा यमुना वाला दोआब रहता है, गंगा यमुना दोआब पे ही देखेंगे दिल्ली मतलब गंगा यमुना दोआब वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे समझिए कि बहुत ही उपजाऊ लैंड रहता है। यहाँ पे करता है कि अलाउद्दीन भू राजस्व की जो मात्रा रहता है, खराज ये समझिए सिंपल टैक्स है जो सबको देना है, खराज को 50% निर्धारित कर देता है क्योंकि उसको मतलब यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और 50% भी लोग टैक्स दे देते हैं तब भी इनको बहुत बचत होगा, इस वजह से ये क्षेत्र में ज़्यादा टैक्स बढ़ा देता है। और 2 नए कर भी लगाता है, घारी कर घरों पे लगाता है और चरी कर दुधारू पशुओं पे लगाता है। तो ये मतलब जहाँ जहाँ से पैसा आना है वहाँ पे ये व्यवस्था करता है यहाँ पे। और खम्स का रूल भी बदल देता है, इसने जो लूट में सैनिकों का हिस्सा रहता है वो अब घटा के कर देता है यहाँ पे 20% ही सैनिकों को दिया जाएगा, 80% जो है ये सुल्तान रखेगा। तो खम्स मतलब खम्स के तहत ही पैसा दिया जाता है। अरबी तुर्की जो सैनिक इतना जुटा पाते हैं तो ये खम्स के तहत ही जुटा पाते हैं क्योंकि उनको बताया गया रहता है कि खम्स के तहत तुमको 80% पैसा तो तुमको मिल जाएगा, लेकिन तो तुम लोग चलो और वहाँ पे या तो इस्लाम को फैलाओगे या खम्स के तहत इतना पैसा मिलेगा। मतलब दोनों तरफ विन वाली सिचुएशन रहती है। लेकिन इसको बदल देता है, क्यों बदलता है? क्योंकि अब उसको सैनिक जुटानी नहीं है, परमानेंट सैनिक की व्यवस्था ये कर ही चुका है। अब सैनिक सीधे जो रहेगा वो सुल्तान अपना रखता है, परमानेंट सैनिक रहता है। लेकिन वहाँ पे क्या सिस्टम रहता है, जब तुर्की आक्रमण करते हैं तो जब आक्रमण करना होता है तो सैनिकों को जुटाया जाता है, वहाँ पे लोग जुटते हैं जिनको जिनको खम्स के तहत पैसा चाहिए और फिर ये आक्रमण करते हैं और जितना पैसा मिलता है लूट में उसको सैनिकों में बांट दिया जाता है। लेकिन अब परमानेंट सैनिक हो गई है तो बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वजह से 20% ही पैसा बांटता है। 20% पैसा इस वजह से बांटता है क्योंकि जो अभी भी सैनिक रहते हैं वो थोड़ा बहुत हिंदुओं के प्रति लड़ाई के लिए एकजुट होते हैं, उनको बांट दिया जाता है। तो परमानेंट सैनिक तो हैं, लेकिन कुछ सैनिक ऐसे भी मतलब कुछ जो मुस्लिम ऐसे भी रहते हैं जो कि जब भी बोला जाता है हम जिहाद के प्रति लड़ाई करने जा रहे हैं हिंदुओं के प्रति, तो कुछ लोग आके सैनिक ज्वाइन करते थे, उनमें 20% पैसा बांट दिया जाता था। तो ये व्यवस्था ये करता है। और फिर करता है अब सैनिक रिफॉर्म, हमें देखना है कि सैनिक चीज़ें में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सैनिक व्यवस्था में क्या क्या ऐसा रिफॉर्म करता है, ये हम देखेंगे इसमें। तो अब मैं आपको बता देता हूँ सैनिक सुधार में। सैनिक सुधार ही इंपॉर्टेंट देखना होगा क्योंकि अभी तक इन लोगों ने सैनिक को लेकर कुछ खास किया नहीं है। दीवाने और जो बलबन रहता है वो बना तो चुका है लेकिन अभी तक उसमें कुछ खासा हुआ नहीं है। ना ये लोग ज़्यादा पैसा लगा पा रहे हैं उसमें, ना ज़्यादातर सैनिकों की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है, ना अभी जो घोड़े हैं उत्तम किस्म के आ पा रहे हैं, ना इनको मतलब जो भी इक्विपमेंट चाहिए लड़ाई के लिए सेना को वो नहीं मिल पाता है। और मंगोल आक्रमण देखेंगे कि जो चंगेज खां रहता है वो अपने पीक पे रहता है। तो चंगेज खां तो समकालीन देखेंगे कि इल्तुतमिश के रहता है। तो चंगेज खां के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि चंगेज खां ये ट्राइबल लोग रहते हैं। तो पहले उतना साम्राज्य बना नहीं रहता है, ट्राइबल लोग रहता है। ट्राइबल लोग रहते हैं मतलब जो चंगेज खां का पिता रहता है एक ट्राइब लीडर है, उसके जो पिता रहते हैं वो ट्राइब लीडर रहते हैं। और फिर किया क्या जाता है, अब ट्राइबल रहते हैं तो ट्राइबल भी पॉकेट में रहता है, अभी एक ट्राइबल नहीं रहता। जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्राइब भी बहुत छोटे छोटे ट्राइब बना के मतलब एक ही इलाका में बहुत तरह के ट्राइब रहते हैं। और फिर ट्राइब में करते क्या है, एक ट्राइब रहता है इसके पिता को बुला के, एक ट्राइबर का लीडर रहता है ये, इसका पिता जो चंगेज खां रहता है उसकी मृत्यु कर देते हैं, मतलब मार दिया जाता है उसको। और फिर जो इसका जीवन रहता है बचपन बहुत ही दुख में बीतता है, मतलब ये लोग खाने के लिए भी तरसते हैं। और फिर धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि बढ़ते जाती है। प्रसिद्धि मतलब ये उत्तम तो रहता ही है चंगेज खां, क्योंकि आप देख रहे हैं इतने बड़े मतलब साम्राज्य की स्थापना करना कोई अयोग्य व्यक्ति तो करेगा नहीं, उत्तम व्यक्ति ही था। और फिर ये क्या करता है, एक ट्राइब का लीडर बनता है और धीरे धीरे ट्राइब का लीडर बनता है। तो फिर ये जो दूसरी ट्राइब रहती है इसके पिता की मृत्यु की रहती है उसको पहले मार के फिर अपने में मिला लेता है। और धीरे धीरे पूरी तरह से मतलब जो भी ट्राइबल लोग रहते हैं उनको अपने में मिलाते जाता है, सबको मतलब जीतते चला जाता है। और लगभग समझिए कि 1206 ईस्वी तक, जब तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना यहाँ पे होती है, तब तक आप देखेंगे कि पूरी तरह से वो ट्राइबल एक हुए रहते हैं। और फिर उसके बाद से जो साम्राज्य विस्तार करना शुरू करता है ये पूरी तरह से सबको जीत लेता है और खान की उपाधि वहाँ पे धारण करता है और एम्पायर अपना बनाता है, मंगोल एम्पायर उसको बोलते हैं। और जब ये मंगोल मतलब चलती है, जब मंगोल सेना, तो गाँव के गाँव शहर के शहर लोगों को मरवा दिया जाता है, जितने भी पुरुष रहते हैं उनको मरवा देते हैं ये लोग, मतलब डर का माहौल क्रिएट करते हैं। और डर के माहौल से जितने भी संपत्ति रहते हैं वो लोग दे देते हैं और फिर उसको अपने सैनिक में यूज करता है। और वो सैनिक में यूज करता है
और फिर जाके बहुत सारे इलाकों को फिर उस धन से जीतता है। और औरतों बच्चों सबको मतलब वहाँ पे दास बना लिया जाता है। और औरतों को तो मतलब सैनिकों को, अब सैनिक तो वहाँ पे समझिए कि आज भी है, जो कि आप न्यूज़ में सुने होंगे कि रसिया के सैनिक वहाँ पे दुष्कर्म कर रहे हैं। तो वो पहले तो समझिए एक्सेस था, वो सैनिकों को दे ही दिया जाता था। जो राजा होते थे मतलब जीतते थे जिन इलाकों को, तो सैनिक को वहाँ पे दे दिया जाता था औरतों को वासना के लिए। ये सब चीज़ें चलती थी। और फिर यहाँ पे जो मैंने बताया कि गजनबी एम्पायर रहता है, वहीं पे आप देखेंगे कि ख्वारिज्म एम्पायर जो मैंने आपको बताया था, सेल्जुक और उसके ऊपर ख्वारिज्म रहते हैं, तो ख्वारिज्म एम्पायर रहता है। और वहीं पे जो चंगेज खां रहता है, तो पहले तो इनको लेटर भेजता है जो ख्वारिज्म एम्पायर के ख्वारिज्म शाह रहता है, जो कि आप देखेंगे कि इल्तुतमिश के समय जलालुद्दीन उसका ही नाम रहता है। जो ख्वारिज्म शाह आप लोग बोलते हैं तो उसका नाम रहता है, वो आता है फिर जो इल्तुतमिश मना कर देता है इनको शरण देने से, तो वही रहता है। तो पहले इसको क्या करता है कि जो चंगेज खां रहता है एक लेटर भिजवाता है कि तुम मतलब आत्मसमर्पण कर दो और अपने साम्राज्य को मुझे सौंप दो। तो फिर ये क्या करता है, जो लेटर लेके आया रहता है उसका गला कटवा देता है। फिर जाके जब चंगेज खां आक्रमण करता है ख्वारिज्म के एम्पायर पे, तो उनको भाग के यहाँ पे आना पड़ता है दिल्ली में, और इल्तुतमिश शरण नहीं देता है। इस वजह से इल्तुतमिश शरण नहीं देता है, देखेंगे 1280 तक पूरी तरह से वहाँ पे कब्जा कर लिया जाता है और इसको पकड़ के ले जाता है चंगेज। तो ये चलता है। और चंगेज खां के वंशज भी होते हैं, तो जो चंगेज खां मरता है तो मरते ही मतलब समझिए पूरी तरह से एम्पायर डिक्लाइन नहीं होने लगता है। कुछ दिनों बाद उसके साम्राज्य को बांटा जाता है उसके उत्तराधिकारी में, लेकिन फिर भी मजबूत रहते हैं और आक्रमण का सिलसिला चलते रहता है। और सबसे ज़्यादा पीक पे इसी के शासनकाल में रहता है। इस वजह से ही ये सैनिक व्यवस्था को उत्तम करता है, यही हमें देखना है। तो सैनिक व्यवस्था में क्या रिफॉर्म करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे विशाल सेना बनाता है। तो अब समझिए कि जो सेना है, तो ये सेना कम से कम ये 1 लाख 1.5 लाख तक के सेना को बनाता है। अब सेना तो बहुत बताया जाता है, 3.5 लाख बताया गया है दिल्ली सल्तनत में सेना को रखा गया, लेकिन उतनी अभी तक उनकी इकोनॉमी नहीं देखी गई है, इतने बड़े लेवल का सेना ये लोग बना पाए। ये चीज़ें थी, तो इतना बड़ा लेवल का सेना नहीं था, लेकिन 1-1.5 लाख का स्ट्रेंथ मान के चलिए, इतनी सेना थी। और फिर सैनिक कार्य में क्या करता है ये सुधार, अलाउद्दीन खिलजी एक अस्थायी सेना बनाता है। मतलब जो दीवाने अर्ज स्थापित तो कर दी गई है, लेकिन अस्थायी सेना ये बनाता है। मतलब पूरी तरह से जो सेना रहता है मॉडर्नाइज यही करता है। और फिर करता क्या है, नगद वेतन देने की व्यवस्था करता है। अब जो वेतन होगा वो लैंड नहीं दिया जाएगा किसी को, चाहे जो अनाजों को दे दिया जाता था सैनिकों को, वो सब नहीं दिया जाएगा। और सेना का वेतन जो होगा वो नगद दिया जाएगा। और वेतन आपको नगद दिया जाएगा तो इन पे राजकोष का भार भी बढ़ेगा। तो अब भार बढ़ेगा तो फिर ये जहाँ जहाँ से पैसा आना चाहिए वो चीज़ें लाता है। उसी के लिए बाजार व्यवस्था भी करता है, क्योंकि कम पैसे में अब सैनिकों का गुजारा हो इतना तो सैलरी देना ही पड़ेगा। या तो आप सैलरी ज़्यादा दे दो, या तो फिर आप जो सामानें मिलती हैं बाज़ारों में उसका दाम कम कर दो। तो ये सैलरी भी देगा, और दूसरा करेगा कि बाज़ार में जो कैंटीन टाइप की व्यवस्था होती है, जो कि सैनिकों को आप देखेंगे सामान मिलती है, जिसमें कम दामों पर उनको सामान मिलती है, टैक्स नहीं होता है, तो वो व्यवस्था करता है। मतलब कि यहाँ पे कम दामों में सामान मिलेगा, जिससे सैनिक का जो भी परिवार है या फिर जो सैनिक है वो कम पैसों में अपने उपयोग की चीज़ों को खरीद सके, ये चीज़ें करेगा। और सैनिकों में हुलिया लिखने की प्रथा शुरू करता है। तो हुलिया मतलब कि जो पहले क्या होता था कि इक़्तिदार थे या फिर जो सामंत देखेंगे, तो ये लोग क्या करते थे कि अब सैनिक बोलेंगे कि हम 10,000 सैनिक रखे हैं, लेकिन 10,000 ये सैनिक रखते नहीं थे। उसमें मान लीजिए 8,000 सैनिक रखे हैं, 7,000, और 2,000 क्या करेंगे कि जब दिखाना होगा, मतलब कि दिखाना भी तो होता था कि राजा को कि मैंने इतना सैनिक मेंटेन किया है तो मुझे इतना पैसा चाहिए, और दिखाना है तो फिर ये 10,000 लोगों को लाइन में खड़ा करेंगे। उसमें क्या करेगा लोग, ये कि किसानों को भी लाके खड़ा कर देगा, और किसानों को खड़ा कर देगा और वहाँ पे सैलरी तो लेगा वो सैनिकों का। तो ये करते थे लोग, 7,000 सेना रखा, 3,000 किसानों को लेके खड़ा कर दिया और 10,000 का सैलरी ले लिया समझिए सुल्तान से। तो ये व्यवस्था मतलब कम करने के लिए करता क्या है कि अब हुलिया लिखा जाएगा, कोई भी सैनिक हो तो हुलिया लिखा जाएगा। आज भी आप देखेंगे ये व्यवस्था आज भी चलते आती है। कोई एग्जाम का आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपके हुलिया लिखने में क्या पूछा जाता है, कोई कट का निशान है या फिर कोई मतलब ऐसा निशान हो जो कि आप ही पे हो, वो निशान पूछा जाता है आपसे। वही सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे, हुलिया लिखा जाता है, हाइट कितना है, वेट कितना है इस सैनिक का, क्या क्या निशान है इस पे, ये चीज़ें लिखी जाती है ताकि धांधली ना कर सके जो ये इक़्तिदार होते हैं। और फिर जो घोड़ा रहता है इसको दागने की प्रथा प्रारंभ करता है। तो जो ये इक़्तिदार होते हैं तो क्या करते हैं कि अब घोड़ा जो है तो समझिए उसमें खच्चरों को डाल दिए, चाहे जो उत्तम किस्म का घोड़ा का तो तुम पैसा ले रहे हैं, लेकिन घोड़े डाल रहे हो उसमें सबसे लोअर किस्म का। तो इस वजह से ये क्या करता है कि अब इसको दागने की प्रथा शुरू करता है। वो रॉड का एक बना के दाग दिया जाता है उसमें, और इस पर मतलब वो निशान रहता है जो कि बिल्कुल बताता है कि ये घोड़ा किस किस्म का है। क्योंकि जब अब देखिए अब खच्चर भी ला के उसमें डाल दे 10,000 घोड़ों में, अब
जब वहाँ पे चेक इन होता था तो अब पूरे एक फील्ड में लाके घोड़ों को खड़ा कर दिया जाता था, घोड़ों को खड़ा कर दिया जाता था और फिर वहाँ पे देखा जाता था। तो अब सबको तो नहीं देख सकते हैं 10,000 घोड़ों को एक साथ, उसमें खच्चर भी होंगे। और ऐसे ही धांधली तो चलती ही है सभी जगह, और वैसे ही चलती थी धांधली, वहाँ पे करप्शन होता था। कम ही घोड़े हैं, चाहे घोड़ा उत्तम किस्म का भी नहीं है, उत्तम किस्म का घोड़ा वहाँ पे लिखवा के वहाँ पे पैसा सैलरी जो है वो ले लेना वहाँ से। तो इन सबको मतलब रोकने के लिए ये फिर ये व्यवस्था करता है। और उत्तम किस्म का घोड़ा है उसका जो निशान होगा अलग होगा, जो लोअर किस्म का घोड़ा है उसका निशान अलग होगा, ये व्यवस्था करता है सैनिकों में। और फिर गुप्तचर विभाग बनाता है, क्योंकि सैनिकों को पता भी तो होनी चाहिए। बरीद नाम रहता है, गुप्तचर को बरीद बोला जाता है। और अन्य जो अधिकारी रहते हैं वो मुनियम नियुक्त करता है। इनके साथ जो अधिकारी उसके काम में मदद करेंगे इनको भी नियुक्त करता है, क्योंकि आपको ज़मीनी लेवल पे पता होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि क्या साम्राज्य जिस पे आप आक्रमण करना चाहते हैं उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। गुप्तचर यही तो बताएंगे, चाहे जो मंगोल आक्रमण कर रहे हैं उनके बारे में पता होनी चाहिए, आखिर में उनका सैनिक स्ट्रेंथ क्या है, मंगोल चाहते क्या है आखिर में हमसे, ये सब चीज़ें पता करने के लिए कि गुप्तचर विभाग भी बनाता है। अब मान लीजिए ये सैनिक तो इतना लेवल का बना दिया, इतना घुड़सवार भी बहुत ज़्यादा रख लिए, लाखों लाख घुड़सवार थे, सैनिक थे, और उनके लिए फिर उत्तम किस्म की व्यवस्था करना, इसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा, बाजार नियंत्रण करने से। बाजार नियंत्रण से एक तो आपको टैक्स भी आएगा, बिचौलिए कम होंगे तो सीधे सुल्तान के पास टैक्स आएगा। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें मिलती हैं वो कम दाम पे मिल पाएंगी, कम दाम पे मिल पाएगी तो इसको ये होगा कि जो सैनिक है वो अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं। अब बिता सकते हैं तो मतलब उनको कम पैसा भी दोगे तो सैनिक की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। कम पैसे दो और ज़्यादा से ज़्यादा सेना वहाँ पे भर्ती करो, इसके लिए बाजार नियंत्रण की व्यवस्था करता है। तो इसमें बाजार नियंत्रण में यही करता है कि सैनिकों को कम दाम पे चीज़ें उपलब्ध हो और वो अपने वेतन को बढ़ाने की मांग ना करे, क्योंकि अब उनका वेतन ही बच जाएगा। कम दामों में सामान मिलेंगी तो वेतन बच ही जाएगा। फिर वो क्या करेंगे कि जो सैनिक होंगे वो अपना सैलरी बढ़ाने के बात नहीं करेंगे, तो इससे इसको फ़ायदा होगा। इसीलिए बाजार नियंत्रण करता है और वो पैसे का यूज वो और सैनिकों को बढ़ा के करें। और फिर बाजार नियंत्रण में माप तौल का जो बेईमानी करते हैं उनको रोकने के लिए फिर क्या करता है कि जो भी पकड़ा जाता है तो उसका मांस कटवा लेता है। जितना भी आप कम तौलते हैं उसको मांस कटवा देता है, कठोर सज़ा देता है, कलेक्टिव सज़ा देता है। मान लीजिए इस मार्केट में है तो वहाँ पे चौराहे पे टांग के उसको सज़ा देना, वहाँ पे मतलब मिसाल खड़ा करता है ये कि अगर ऐसा कोई करता है तो फिर उसको सज़ा दी जाएगी। तो एक बच्चे को भेजता है कि जाके एक सामान लेके आओ, तो फिर सामान लेके आता है वो बच्चा और देखता है कि ये वो सामान को तौलवाता है यहाँ पे, और तौलवाता है तो उसमें कुछ 200 ग्राम 250 ग्राम मांस कम रहते हैं। तो फिर जाता है वहाँ पे सैनिकों को लेके और उसको फिर वहीं पे सजा देता है और उसके शरीर से उतना मांस कटवा लेता है। तो ऐसा मतलब सजा देता है कि फिर वो अब जो ऐसा सजा यहाँ पे दे दिया जिस मार्केट में, समझिए वहाँ पे वो कोई ऐसा तो धांधली नहीं ही करेगा कि कम तौले, ये चीज़ें करता है ये। और जितने भी बाज़ार में मध्यस्थ हैं उनको हटाता है। तो मध्यस्थी मैंने पहले भी बताया आपको, मध्यस्थ जो भी होते हैं उन्हीं की वजह से जो प्राइस होता है वो इंक्रीज होता है। किसान 10 रुपये में जो चीज़ें बेचते हैं वो आपको मिलता है 30 रुपये में, तो बीच का जो 20 रुपये है वो मध्यस्थ ही खाते हैं। तो मध्यस्थ को कम करने से जो महंगाई होती है वो कम होती है। महंगाई फिर कम करता है, मध्यस्थों को हटा देता है। और फिर अनाज बाज़ार के लिए क्या करता है, द्वाब जो क्षेत्र रहता है उसमें द्वाब में एक क्या करता है, जो आप आज FCI गोदाम देखेंगे जिसमें फूड सिक्योरिटी जो हम एक्ट पास किए हैं जिसके तहत हम PDS सिस्टम चलाते हैं, तो फिर उसको अनाजों को हम रखते हैं, तो वही सिस्टम बनाता है ये। एक जो दोआब क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा उपज होती रहती है तो वहाँ पे एक भंडार गृह बनाता है जिसमें कि अनाजों को रखा जाता है। और जब भी मार्केट में प्राइस सर्कुलेट होती है, जैसे कि प्राइस बढ़ गई तो वहाँ से अनाज लेके मार्केट में दे दिया जाता था जिससे प्राइस कम हो जाती थी। और जब प्राइस बहुत कम हो जाए तो फिर यहाँ से खरीद के उसमें भंडार गृह में रख दिया जाता था जिससे कि प्राइस कम नहीं होती थी। तो ये भी व्यवस्था करता है, क्योंकि दोआब क्षेत्र में आप देखेंगे जो गंगा यमुना का दोआब है ये शुरू से ही बहुत उपजाऊ रहता है। और फिर अब हम कुछ मंत्रालय को देख लेते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है और क्वेश्चन में बार बार ये आपको देखने को मिलेगा, तो ये मंत्रालय आपको पता होने चाहिए। दीवाने रियासत एक मंत्रालय बनाता है और ये आर्थिक अधीक्षक होता है, मतलब पूरी तरह से जो अर्थव्यवस्था में चीज़ें हैं उसको देखते रहता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है आर्थिक प्रणाली में। हमारे दीवाने रियासत ये एक मंत्रालय बनाता है। और सहनाई मंडी रहती है, बाजार का अधीक्षक रहता है। ये टोटल जितना भी बाजार रहता है उसको घूम घूम के उसको देखता है कहीं पे धांधली तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो फिर सुल्तान को बताता है या फिर वहीं पे ये सज़ा दे देता है। और वहाँ पे सज़ा दी जाती है, मतलब बहुत ही टफ सज़ा दी जाती है, मरवा दी जाती है, गर्दन कटवा दी जाती है, जिंदा जला दिया जाता है वहाँ पे,
मार्केट में नहीं, ताकि लोग देख सके, वहाँ पे मिसाल बन सके कि अगर तुम करप्शन कर रहे हो तो ये सज़ा मिलेगी, हाथ कटवा देना, पैर कटवा देना, ऐसी सज़ाएं दी जाती है वहाँ। और बरीदे मुनहर बनाता है, और ये इनका काम क्या रहता है, ये गुप्तचर रहते हैं, ये भी मार्केट के बारे में गुप्तचर जो जानकारियाँ रहते हैं सुल्तान को देते हैं। और ये लोग करते क्या है कि भेष बदल बदल के जाया करते थे और दुकान पे सामान खरीदे, और मतलब कि आम जनता बन के बिल्कुल गए भेष बदल के, और गए सामान खरीदे। वहाँ पे अगर इनको सही नहीं दिख रहा है, चाहे कम तौल दिए, पैसा ज़्यादा ले लिए, फिर ये लोग वहाँ पे बताते थे और वहाँ पे सीधे आके सुल्तान सजा देता था वहीं पे। और नाजिर था, ये मापतौल का अधिकारी था, मापतौल का कैसे सिस्टम रहेगा ये नाजिर जो अधिकारी था ये बताता था। और परवाना नवीस जो था परमिट का अधिकारी था, तो आपको मार्केट में परमिट जारी करेगा। यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे कि सामान कहाँ पे कौन अपना दुकान लगा सकता है, बेच सकता है, ऐसी व्यवस्था के लिए परमिट अधिकारी था। और चाहे सुल्तान की भी जो चीज़ें हैं उस पर परमिट दे के ये व्यापारी अधिकारी को देता था, समझिए। और मुहतसिब एक अधिकारी रहता है जो कि सेंसर का काम करता था, मतलब कि जो अधिकारी था ये आचरण पे नज़र रखता था कि जो मुस्लिम लोग हैं वो उसी के तहत, मुस्लिम लॉ के तहत फिर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं, वो पूरी तरह से मतलब जो उलेमा काम करते थे वैसे ही ये काम करता था। तो ये कुछ अधिकारी रहते हैं जो कि ये काम करते हैं, ये अपने समझ लिया। और अलाउद्दीन का फिर विजय अभियान हम देख लेते हैं। अब सेना भी बना लिया, उत्तम किस्म का बाजार नियंत्रण भी कर लिया, पैसा आ गया जिससे ये सेना बना ही लिया। और फिर करता है कि मंगोलों का भी बुरा हाल कर देता है। मंगोल आक्रमण तो बहुत करते हैं लेकिन सफल एक बार भी नहीं होते हैं वहाँ पे। मंगोलों में भी डर पैदा करता है। जैसे मंगोल आप देखेंगे कि सर कटवा देते थे, गांव के गांव जलवा देते थे, लोगों को जिंदा जला दिया जाता था घर में बंद करके, वही व्यवस्था करता है। मंगोल सेना को जैसे एक बार में थोड़ी ही पूरा जो सेना है अटैक करेगा, कुछ सेना आते हैं तो कुछ सेना आते हैं, अगर वो हार गए समझिए तो फिर उनका सर कटवा के वहीं पे मीनार बनवा देता था। जैसे कि आप मान लीजिए तार लगाते हैं बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो वहाँ पे मीनार बना देता था मंगोल सेना का। और फिर जैसे आप आए बॉर्डर पे देखे कि ये हमारे जो सैनिक है वही मरे हैं, तो वो वहाँ पे साइकोलॉजिकली थोड़ा वहाँ पे वीक पड़ जाते थे और फिर बाहर आता था वहाँ पे। तो ये आगे मैं आपको बताऊंगा। ये विजय अभियान हम देख लेते हैं। अब जो है ये साम्राज्य विस्तार करेगा, क्योंकि अभी तक साम्राज्य विस्तार हुआ नहीं है, अब थोड़ा सा स्टेबल किया है। और सैनिक से ही साम्राज्य विस्तार होता है। और साम्राज्य विस्तार से दूसरा ये भी फायदा होता है कि जो भी चीज़ें हैं आपको प्रॉफिट होने लगती है, क्योंकि पहले भू राजस्व का एक ही साधन था, समझिए, कुछ ही व्यापार होते थे, ट्रेड होते थे। आज जो आप देखेंगे कि प्रोडक्शन होता है कोई कंपनी में, तो वो प्रोडक्शन वाली चीज़ें बहुत कम थी। आज तो मतलब समझिए कि भू राजस्व आप मतलब कृषि से कम ही टैक्स तो ना मात्र बिल्कुल आता ही नहीं है, समझिए। लेकिन पहले जो कृषि ही एक था टैक्स का जरिया, और इसी के लिए हमेशा साम्राज्य विस्तार किया जाता था, ताकि ज़्यादा क्षेत्र पे कब्जा रहेगा, वहाँ से ज़्यादा टैक्स आएगा, और ज़्यादा टैक्स आएगा तो ज़्यादा मतलब आपका इकोनॉमी, सैनिक, सभी चीज़ आगे रहेंगे। इसीलिए फिर मतलब साम्राज्य विस्तार किया जाता था। अभी भी साम्राज्य विस्तार किया जाता है। जैसे अब छोटा छोटा आप देखेंगे आइलैंड है, उसके लिए चाइना लड़ाई करते रहता है, तो अब उस जमीन का थोड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको छोटा आइलैंड है उससे उसको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क इस बात का है कि वहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए फिर वहाँ पे सेनकाकू आइलैंड जो आप देखेंगे उसके लिए चीन जापान में लड़ाई है, तो वो किसके लिए है, वो वहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। तो पहले जो रिसोर्स था ये कृषि था, इसी के लिए यहाँ पे साम्राज्य विस्तार किया जाता था। तो पहले हम देख लेते हैं उत्तर भारत की विजय कैसे करता है, और उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत का विजय कैसे करेगा। तो पहला जो उत्तर भारत का विजय है, तो आप देखेंगे कि पहला गुजरात विजय करता है। तो अब समझिए कि गुजरात विजय करता है, और यहाँ पे देखेंगे कि गुजरात जब विजय करेगा, मान लीजिए यहाँ दिल्ली से चले, तो बीच में तो राजपूताना है, चित्तौड़, मेवाड़, मारवाड़ ये पड़ेंगे, लेकिन फिर करता क्या है कि सबसे पहले इसको नहीं जीतता है, क्योंकि अगर ये इससे शुरू में युद्ध करता है तो ये लोग इसको हरा सकते थे। इस वजह से ये क्या करता है, क्योंकि इसको अब चाहिए गुजरात विजय के लिए, तो यहाँ पे रिसोर्स है, और दूसरा नंबर है कि अब अरब से अगर व्यापार आपको करना है तो ये गुजरात आपके अंडर में होना चाहिए। और अगर तुम्हें मतलब उत्तम किस्म के घोड़े भी मंगाने हैं तो गुजरात अंडर में होना चाहिए, तभी यहाँ से अरब से उत्तम किस्म के घोड़ा आ पाएंगे। घोड़े आ पाएंगे तो फिर सैनिक में तुम भर्ती करोगे, उसके लिए गुजरात इसको सबसे इम्पोर्टेंट था। और इसके लिए ये क्या करता है कि सबसे पहले इनको नहीं युद्ध करके ऐसे आता है युद्ध करने इनको, और गुजरात को हराता है, फिर उसके बाद देखेंगे राजपूताना को हराएगा। और ये प्रथम अभियान आप देख सकते हैं, यह अलाउद्दीन का प्रथम अभियान रहता है जिसमें विजय प्राप्त करता है। और इसके सेना के मतलब दो सेनापति उत्तम रहते हैं, उलू खां और नुसरत खां को आप देखेंगे। और ये मंगोलों से भी बहुत बार युद्ध करते हैं, और ये काफ़ी मतलब योग्य सेनापति रहते हैं और बहुत युद्ध करते हैं, और इनकी वीर गति के चर्चे रहते हैं। लेकिन इतिहास में उतना लिखा नहीं गया है, लेकिन इन्होंने मंगोल से बहुत युद्ध किया है, आपको पता होनी चाहिए। नुसरत खां रहते हैं और सहयोग से हुआ था। और यहाँ पे जो राजा था ये
कर्ण बघेल राजा था समझिए, और अपनी जो पुत्री रहती है जब ये आक्रमण करता है तो इसको लेके भाग जाता है ये देवल देवी पुत्री को, और फिर इसकी जो पत्नी रहती है उससे अलाउद्दीन शादी कर लेता है, और देवगिरी का जो शासक रहता है रामचंद्र, उसके पास ये भाग जाता है, और इसकी पत्नी को फिर कमला देवी जो रहती है इसको दिल्ली भेज दिया जाता है, वहाँ पे ये शादी कर लेता है, और यहीं पे इसको जो नुसरत खां रहता है, फिर यहीं पे ये मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा जाता है। तो ये एक बाजार में बिक रहा होता है, ये एक दास रहता है, और फिर इसको 1000 में खरीद लिया जाता है, और इसको फिर 1000 दिनारी भी बोला जाता है, और ये जो रहता है ये अलाउद्दीन का प्रमुख सेनापति बाद में बन जाएगा। और ऐसा बोला जाता है कि इनका रिलेशन भी था, मतलब ये अलाउद्दीन का मतलब जो सेक्सुअल इंटरेस्ट था वो अलग ही तरह का था, ऐसा बोला जाता है। तो ये था ये मलिक काफूर, और फिर ये मलिक काफूर ही दक्षिण विजय करेगा, ये आपको पता होनी चाहिए। और फिर रणथंभौर का विजय करता है 1301 में, और यहाँ का शासक जो रहता है ये हम्मीद देव रहता है, और इसका जो हमें पता चलता है तारीख-ए-अलाई नामक एक ग्रंथ है, इसी से पता चलता है हमें कि रणथंभौर का विजय हुआ था। उसके बाद हम्मीद देव और जो उसके परिवार के लोग रहते हैं वो जोहर कर लेते हैं। तो जोहर मतलब वही होता है कि जो जोहर एक साथ अग्निकुंड जलाया जाता था, और उसमें जितने भी परिवार के लोग या फिर जितनी भी स्त्रियां होती थी एक साथ जाके अग्निकुंड में अपना जान दे देती थी खुद के, ये जोहर प्रथा था। और सती प्रथा आप देखेंगे कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी युद्ध चाहे जो चीज़ों में राजपूतों में, तो फिर पत्नी को उसके चिता के साथ ही जला दिया जाता था उस पर। तो ये सती प्रथा और जोहर प्रथा में आपको अंतर पता होनी चाहिए। इसमें तो इच्छा से ही जाके मर जाती थी, और उसमें अगर आपको इच्छा भी नहीं है सती प्रथा में तो आपको जला दिया जाता था जंजीर पहना के। और फिर चित्तौड़ का विजय किया जाता है। चित्तौड़ में राणा रतन सिंह का शासनकाल रहता है, और यहीं पर आप देखेंगे कि जो पद्मावती राणा रतन सिंह की वाइफ रहती हैं, और ये जौहर कर लेती हैं जब राणा रतन सिंह से लड़ाई होता है, और फिर ये जौहर कर लेती हैं राणा रतन सिंह की मृत्यु होती है। तो और चित्तौड़ और आप लोगों को थोड़ा मेवाड़ में लगता होगा, मतलब चित्तौड़ जो रहती है ये मेवाड़ की राजधानी रहती है, ये आपको पता होनी चाहिए। चित्तौड़ और मेवाड़ में लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। और ये पद्मावती की जो कहानी है हमें मलिक मोहम्मद जो जायसी रहता है वो लिखा रहता है पद्मावती की कहानी, और इसमें ये बोला जाता है कि उसको एक बार देखने की चाहत रहती है, लेकिन राजपूतों का रहता है कि आपको पता ही है कि मतलब वो छोटी छोटी बातों पे तो तलवार निकाल देते हैं, तो वो समझिए कि देखने के बातों पे फिर युद्ध करते हैं वो, और सही जब हो जाते हैं तो इधर जो पद्मावती रहती है ये जौहर भी कर लेती है। और फिर यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो राजपूत रहते हैं उनको सर कटवा दिया जाता है यहाँ पे, और फिर मीनार बनवाता है ये चीज़ें यहाँ पे होती है। ये कहानी है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, वो अगर आपको पढ़ना हो तो वो अलग से बोलिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा उसको। और फिर अब करता है कि जब ये उत्तर भारत का विजय होता है तो पहले जो मैंने आपको ट्रेंड बताया था वही विजय का ट्रेंड रहता है। जैसे मान लीजिए भारत है तो पहले ये विजय करता था कोई भी आके, फिर उसके बाद दिल्ली को विजय करता था, फिर वो बंगाल के तरफ जाता था, फिर वो आता था राजपूताना के तरफ, फिर वो सीधे दक्षिण भारत में, अगर मालवा तक रुका वो बीच में तो वो दक्षिण भारत में कामयाब होगा, लेकिन सीधे वो सोचा कि पूरा तरह से दक्षिण भारत जीतने का, तो वो वहाँ पे कामयाब नहीं होगा, जो कि ये करता है। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे दक्षिण भारत में पहले देवगिरी को जीतता है, और मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत का विजय अभियान जो रहता है ये चलता है। देवगिरी को पहले जीतता है, और इसमें 3-4 बार आक्रमण करते रहता है। देवगिरी का जो शासक था यादवों का शासन चल रहा था देवगिरी महाराष्ट्र वाले इलाकों में आप देखेंगे कि, और यहाँ का शासक रामचंद्र देव था, और मलिक काफूर ने 1298 में उसको पराजित कर देता है, और फिर संधि भी कर लेता है, और अलाउद्दीन जो रहता है ये रामचंद्र को उसका राज्य वापस कर देता है, और बोलता है कि फिर ये तुम टैक्स देते रहो, और राम राय की उपाधि भी देता है ताकि टैक्स दे सके। ये मतलब फुसलाने का वो नहीं होता है, मिठाई खिलाया जाता है, वही रहता है। राम राय की उपाधि दे दिया ताकि टैक्स भी तुम देते रहो, और बीच में एक बार टैक्स देने से मना भी कर देता है वो, फिर आक्रमण किया जाता है, फिर हराया जाता है, तब फिर जाके टैक्स वो देते हैं। फिर तेलंगाना विजय करता है, वारंगल समझ सकते हैं इसको, वारंगल विजय करता है। और फिर यहाँ पे काकातीय जो शासक रहते हैं वारंगल जो आंध्र प्रदेश में अभी देखेंगे, इसको तेलंगाना विजय भी बोला जाता है। तो इस समय देखेंगे कि रुद्रदेव का शासनकाल था, और यहीं पे मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट में मिलता है, और इसकी राजधानी वारंगल थी, तो जो मैंने आपको बताया। और कोहिनूर हीरा पहले आप देखेंगे गोलकुंडा के खान से निकलता है, और गोलकुंडा के खान से फिर प्रताप रुद्र पहली बार अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पे भेंट में दे देता है। और फिर इसी के आप देखेंगे कि दोबारा भी उल्लेख मिलता है जब शाहजहां गोलकुंडा के प्रधानमंत्री रहता है मीर जुमला, वो भेंट करता है बाद में इसको। फिर देखेंगे 1739 में जब नादिर शाह आएगा तो वो फारस लेके चला जाता है, और फिर अंग्रेज जब जीतते हैं तो अंग्रेजों को मिल जाता है, और वहाँ से फिर महारानी के मुकुट पे इसको सजा दिया जाता है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। और सिख साम्राज्य जो दिलीप सिंह के पास आता है हीरा, उसके बाद इन लोगों को मिल जाता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। और फिर मंगोलों का भी आक्रमण होते रहता है, और मंगोलों को आक्रमण को भी ये बुरी तरह से असफल करता है, और सफल करके पूरी तरह से समझिए इन लोगों का मंगोलों का सर कटवा देता है। और मंगोल इस वजह से भी यहाँ पे नहीं
नहीं सफल हो पाते हैं, क्योंकि जो उनके घोड़े रहते हैं वो ठंडे इलाकों में तो अच्छे से काम कर पाते हैं, लेकिन दिल्ली के जब गर्मी वाले इलाकों में आते हैं तो समझिए कि घोड़ा उतना काम नहीं कर पाता, और घोड़ा जब काम नहीं कर पाते तो वो समझिए कि उनकी सफलता नहीं हो पाती है। घोड़े के दम से ही जो चंगेज खां रहता है इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है, और दिल्ली की गर्मी रहती है और अलाउद्दीन खिलजी जब उनके सैनिकों को मीनार बनवाने लगता है तो फिर उससे भी साइकोलॉजिकल थोड़ा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और कितनी बार अलाउद्दीन खिलजी जो रहता है वो हराता है मंगोलों को, समझिए उतने बड़े एम्पायर को बार बार हराया जाता है। और मेन जो सेना आप देखेंगे जो इससे लड़ते रहते हैं, इसके दो सेना नायक रहते हैं, जफर खां और जो उल्लू खां रहते हैं, ये बहुत ही इससे लड़ते रहते हैं और उनकी लड़ते लड़ते मृत्यु भी हो जाती है। और इसकी जो आर्थिक नीति के बारे में हमें कैसे पता चलती है, जो कि बर्नी लिखा है उसी से हमें पता चलती है, जो तरीके फिरोज शाही बुक लिखा है उससे हमें पता चलती है जितनी भी आर्थिक नीति ये बनाया रहता है। बर्नी के इतिहास मतलब बर्नी का जो डॉक्यूमेंट है उसी से हमें पता चलती है इसके बाद। और जितना भी मतलब शराब मद्यपान रहता है उस पर रोक लगा देता है, रोक लगा के फिर समझिए वहाँ पे, ताकि सैनिकों में जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से बनी रहे, सैनिकों की स्ट्रेंथ कम ना हो। और उलेमा वर्ग को भी सेपरेट करता है, और उलेमा का जो गतिविधियाँ रहता है उनको भी नहीं चलने देता है, बोलता है जो सुल्तान बोलेगा वही चलेगा। और जितना भी वैवाहिक संबंध या अमीर अपने में बना के फिर सुल्तान को थ्रेट पैदा करते हैं, मतलब विवाह कर लेने से वो मजबूत हो जाते हैं, एक अमीर है दूसरे अमीर से शादी कर लेता है, इन सब पे भी रोक लगा देता है। ये सब चीज़ें कराता है। और निर्माण में आप देखेंगे वो तो अलग से ही आएगा आर्ट एंड कल्चर का, लेकिन निर्माण में आप देखेंगे कि जयमते जो खाना मस्जिद है वो बनवाता है, हजार खम्बत महल वो भी बनाता है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराता है, जब गुजरात विजय होता है तो वहाँ पे अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराता है, और सीरी का भी किला बनाता है, ये दिल्ली में है। तो ये कुछ निर्माण कार्य कराता है। और इसकी जो मृत्यु हुई तो देखेंगे कि 1316 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इसके बाद जो शासक बनता है ये समझिए कि कुतुब मुबारक खिलजी शासक बनता है, जो 1316 से लेकर 1320 तक इसका शासनकाल आप देखेंगे। और ये जो बनता है तो ये मलिक काफूर के समझिए संरक्षण में ही ये लोग रहते हैं। मलिक काफूर भी उस टाइम का सबसे मतलब उत्तम सेना नायक रहता है। दक्षिण भारत में इसको अब जो दक्षिण भारत का ये अभियान करता है तो इसमें इसको जीत दिलाता है, और जीत तो दिलाता है लेकिन ये दक्षिण भारत को पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं ले पाता है लोग। फिर जब तुगलक आएंगे तो दक्षिण भारत को कंट्रोल में ले पाएगा लोग। ये अलाउद्दीन का पुत्र रहता है, और ये क्या करता है मलिक काफूर की ही हत्या कर देता है। यह अलाउद्दीन का पुत्र था और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने खलीफा की सत्ता को नकार देता है और खुद ही खलीफा घोषित कर देता है। तो अब इसको पता था कि जो पिताजी हैं ये तो बहुत संपत्ति बना के ही गए हैं, इतना सैनिक दे ही दिए हैं मुझे, तो फिर मुझे क्या सोचना है, यहाँ पे खलीफा से अब मुझे कोई मतलब ही नहीं। खलीफा तुम हाँ बोलो या ना बोलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मतलब यहाँ पे अब खलीफा हूँ और मेरे अंडर में सब कुछ है। ये करता है यहाँ पे खलीफा से जो मान्यता लेता है मुस्लिम शासक लोग, वो मान्यता नहीं लेता है, ये खुद ही अपने आप को खलीफा घोषित कर देता है। और ये करता है मतलब दक्षिण भारत को डायरेक्ट जो रहता है ये अपने नियंत्रण में लेने का कोशिश करता है, और देवगिरी को मिला लेता है सल्तनत में, जब तक कि मलिक काफूर रहता है सब कुछ करता है। लेकिन ये क्या करता है कि मलिक काफूर की ही हत्या करा देता है। और फिर इसके बाद देखेंगे कि ये मतलब ये ऐसा शासक रहता है, राज दरबार में कभी कभी देखेंगे स्त्रियों का वस्त्र पहन के आता है, जैसे मुगल शासक को भी आप देखेंगे, एक मैं जब वहाँ पे आपको बताऊंगा, बिल्कुल पागल सा रहता है समझिए, वहाँ पे स्त्रियों के साथ आ जाता है नंगा, स्त्रियों के साथ नंगा आके घूमने लगता है राज दरबार में। फिर इसी का जो वजीर रहता है ये खुसरो शाह को देखेंगे कि इसकी हत्या कर देता है, ये खुसरो शाह इसकी हत्या कर देता है, इसका वजीर रहता है। वजीर ही मतलब समझिए तख्ता पलट करते हैं, जब भी देखते हैं कि शासक कमजोर हो गए हैं तो वजीर वहां पे तख्ता पलट कर देता है। और फिर जो अंतिम शासक आप देखेंगे नसरुद्दीन खुसरो शाह बैठता है 1320 में, और ये जो रहता है ये समझिए रहता तो पहले हिंदू है लेकिन बाद में मुसलमान बन गया रहता है, क्योंकि कन्वर्जन तो होते रहता है यहाँ पे। और यही एकमात्र शासक रहता है जो आप देखेंगे नसरुद्दीन खुसरो शाह को, कि ये एक हिंदू रहता है लेकिन ये कन्वर्ट हो गया रहता है मुस्लिम में, क्योंकि ये लोग तो कन्वर्ट कराते ही रहते हैं। और फिर इसी की हत्या जो रहता है ये कर देता है जो सेनापति रहता है गाजी मलिक के नाम से आप देखें गयासुद्दीन तुगलक रहता है, ये हत्या करके फिर यहाँ पे तुगलक वंश की स्थापना करता है। ये तुगलक मतलब ये इसकी प्रसिद्धि आप देखेंगे कि इसकी हत्या करके सेनापति जो रहता है गाजी मलिक की उपाधि से फिर ये तुगलक वंश की नींव डालता है। तो ये गाजी मलिक जो ये तुगलक रहता है ये मंगोलों से बहुत युद्ध करते रहता है, युद्ध करते करते इसकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई रहती है। मंगोलों को कितनी बार यह हराता है, इस वजह से इसके काल में आप देखेंगे कि लगभग 27 बार मंगोल आक्रमण करते हैं, 27 बार उनको विफल कर देता है, बहुत सारे मंगोल सेना को मरवाता है। इससे फिर इस जो जनता रहती है इसको उत्तम मानते रहती है, और ये जब पलटेगा तख्ता तो फिर वहाँ पे कोई इसका विरोध भी नहीं करेगा और जनता मतलब खुश रहती है। अब जो मान लीजिए सेनापति युद्ध में अच्छा कर रहा है उससे तो जनता खुशी रहेगी, तो फिर यहाँ पे ये तुगलक वंश की स्थापना करता है। और ये तुगलक जो वंश है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे जो है
खिलजी वंश समाप्त होता है। और काफ़ी मैंने अच्छे से बताने का कोशिश किया है, सभी चीज़ों को बताया है और सभी चीज़ों को समझाने का कोशिश किया है। तो आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखने का कोशिश करें, और सीक्वेंस से आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। मैं बता दूँ, उसके बाद कोई भी बुक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और जो मैं चीज़ें बताता हूँ, अगर वर्बली बताता हूँ, अगर आप लोग पेन कॉपी लेके बैठते हैं, कुछ चीज़ों को लिख लेते हैं, तो वो और आप लोगों को प्रॉफिट देगा। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। और जो कम्युनिटी सेक्शन पे जो मैं क्वेश्चन डालता हूँ यूट्यूब के, वो आप लोग देने का कोशिश करें। और ये सब जितने भी क्वेश्चन है मैं डालते रहता हूँ, तो वो आप लोगों को वहाँ पे फ़ायदा होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। थोड़ा बहुत फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये सेशन आप कंप्लीट कर ले और क्वेश्चन कर ले, तो फिर पीटी और जब मैं मेंस का आंसर राइटिंग कराऊंगा, तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं सोचनी, आराम से एग्जाम निकलेगी। आप लोगों को कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो बस आप लोग वो क्वेश्चन का आंसर देते चले, और जिसको जो है ये थोड़ा रिवीजन करते चले। बिना रिवीजन के ये सब याद नहीं रह पाएंगे। तो याद ही रखना बहुत मुश्किल होता है। और याद ये समझिए किसी को भी एक बार में नहीं आती। लोग 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल हमेशा लगे रहते हैं इन चीज़ों में, हमेशा पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, लिखते हैं, तब जाके ये सब चीज़ें याद रह पाती हैं। और उनको भी पूरी तरह से याद नहीं रह पाती। कोई भी अभी नहीं है जो कि पूरी तरह से याद रखा हो। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे जो भी हो, उनको बार बार देखना पड़ता है। अभी भी मैं देखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, तब जाके ये सब चीज़ें याद है थोड़ा बहुत। अभी भी मैं भूलता हूँ, मुझे रिवीजन करना पड़ता है। ओके गाइस, थैंक यू। और आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखें, और कम्युनिटी पे चाहे जो फेसबुक पेज है निहाल क्लासेज का, उस पे जाके आप आंसर दे सकते हैं। और वो प्रीवियस ईयर पेपर ही होता है यूपीएससी के। ओके गाइस, थैंक यू।